हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। फादर क्यों? क्या इसके पहले ज्योमेट्री नहीं थी? क्या न्यूटन के पहले फिजिक्स नहीं थी कि न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है? बिल्कुल थी। लेकिन कोई भी ऐसे साइंटिस्ट जो किसी सब्जेक्ट में बहुत बड़ा योगदान किए हों, यानी कि उस सब्जेक्ट को एक अलग पहचान दिलाने वाले व्यक्ति को उसका फादर कहा जाता है। ठीक है? जैसे कि यूक्लिड के पहले भी ज्योमेट्री था, लेकिन यूक्लिड ने ज्योमेट्री को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पहचान दिलाई, बहुत सारे रूल्स दिए और कुछ बेसिक चीज़ें दी, इसलिए यूक्लिड को ज्योमेट्री कहा जाता है। न्यूटन के पहले भी फिजिक्स था, न्यूटन ने खुद फिजिक्स पढ़ा था, लेकिन न्यूटन का अपना योगदान फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रहा, हर क्षेत्र में रहा। ठीक है? तो इसलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जो किसी खास समय में शुरू हुआ, उसके पहले था ही नहीं, किसी एक व्यक्ति ने उसे शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को फादर ऑफ दैट सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, थोड़ा यूक्लिड के बारे में जानते हैं। यूक्लिड का जो टाइम है, बैठो तो नहीं था, 15 मिनट रुको, हमको वीडियो बना लेना दो। हाँ, तो बता रहे थे यूक्लिड का जो टाइम था वो 300 BC था। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। होता क्या है ना कि देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3 चलता है ऐसे, और इधर चलता है -1, -2, -3, ऐसे चलता है। लेकिन ये ईयर काउंटिंग में, ईस्वी में कैसे काउंट होता है? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो समझिए कि वो 0 BC था। कितना BC था? 0 BC। और उनका जन्म हुए जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो 0 ईस्वी था, है ना। फिर उनका जन्म हुए 1 साल हो गया तो 1 ईस्वी हुआ, 2 साल हुआ तो 2 ईस्वी, 3 साल हुआ तो 3 ईस्वी, और इस तरह करते करते अभी 2020 ईस्वी चल रहा है, 2020 चल रहा है। अब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले के ईयर को कैसे काउंट करते हैं? तो उसके पहले के ईयर जो है उसको माइनस में नहीं डाला गया, और माइनस में ना डाल के एक दूसरा सिस्टम लगाया गया। कहा गया 1 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, 2 BC, 3 BC। अब इसमें BC लग गया और ऐसे ही चला गया। जितना पीछे जाएंगे उतना ही नंबर बढ़ेगा, लेकिन BC रहेगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 3 BC में होता है और वो 1 BC में डेथ कर जाता है, तो उस बच्चे की आयु 2 इयर्स रही होगी, मतलब उसका लाइफ 2 इयर्स की रही। मतलब 3 BC में जन्म होगा और 1 BC में मरेगा। जैसे आप, ऐसा नहीं हो सकता है ईस्वी के साथ, कम में जन्म होता है, ज़्यादा में डेथ होता है, लेकिन BC में उल्टा चलता है ना। तो ये कब की बात है? 300 BC की, यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की बात है, जब इनका टाइम था यूक्लिड का, जब एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, है ना। और कुछ बेसिक चीज़ दिए, ये ज्योमेट्री को एक अलग पहचान दिलाई। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट्स। यूक्लिड द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम था? एलिमेंट्स। यह 13 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट में? 13 पार्ट्स में। और इस बुक को एक अलग पहचान मिली, लोगों में बहुत फेमस हुई, क्योंकि पहले बुक पढ़ना सबका काम नहीं होता था, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गिने चुने लोग एक जगहों में पढ़े लिखे हुआ करते थे और बुक सिर्फ वही लोग पढ़ते थे। तो
उसके बाद इन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक वर्ड आया एक्सियम। एक्सियम ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है और ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब कि इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं द सन इज राइज इन द ईस्ट, कुछ भी कहते हैं, चाहे फॉल्स झूठ बोलते हैं चाहे सच बोलते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट, कोई बात कहते हैं सीधे तौर पे तो उसे स्टेटमेंट कहा जाएगा, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। लेकिन उसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है और एक ऐसा ट्रू जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आंखों के सामने वो हमेशा रहता है, या सिंपल लॉजिक से हम उसे समझ सकते हैं, उसे हम कहेंगे एक्सियम। एक्सियम किसे कहेंगे? जो प्रूफ करने की ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं हो। जैसे कि यूक्लिड ने कुछ एक्सियम दिया, पहले इसको समझ लीजिए। द बेसिक फैक्ट axioms, the basic facts which are taken for granted without proof are called axiom। मतलब कि उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो एकदम ग्रांटेड है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया एकदम गारंटी के साथ ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो सकता है? हाफ ऑफ इक्वल, दो इक्वल चीजें हैं, दो इक्वल चीजें हैं और दोनों का हम आधा करते हैं, तो दोनों का आधा को भी आपस में नापेंगे तो वो भी इक्वल ही होगा। अब इसको प्रूफ की क्या जरूरत है? कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है, हम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। जैसे ये एक चौक है, इसी के बराबर एक और चौक लेते हैं और फिर दोनों को आधा आधा कर देते हैं, दोनों का आधा आधा टुकड़े को कंपेयर करते हैं, दोनों बराबर होगा। ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इसको कोई थ्योरेटिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है। होल का मतलब होता है समूचा, पूरा, है ना। जैसे ये एक चौक पूरा है, इसको दो टुकड़े किया हमने, चाहे वो टुकड़ा बीच से किया चाहे किनारे से किया, जैसे भी दो टुकड़ा किया। अब दोनों टुकड़े को हम देखेंगे कि दोनों टुकड़ा जब ये टोटल था, जब पूरा था, जब तोड़ा नहीं गया था, उससे दोनों टुकड़ा इसका छोटा है। इसीलिए कहा गया द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट। मतलब इसके जितने भी टुकड़े कर दिए जाए, प्रत्येक टुकड़ा टोटल से, मतलब ये जितना बड़ा अभी है उससे छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है छोटा होगा, ठीक है। A line contains infinitely many points। एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ भी एक पॉइंट्स है, यहाँ भी एक पॉइंट्स है, यहाँ भी, हर जगह एक पॉइंट्स है, तो कितने पॉइंट्स हुए इसमें? इनफाइनाइट पॉइंट्स हुए। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फैक्ट्स, है ना, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और इन सारे स्टेटमेंट्स को, ये सारे फैक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियम कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज